हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे भारत ने किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड समारोह के लिए ऑफिशियल एंट्री दी है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है, ऐसे पहले भारतीय हैं वो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है जिनको आज ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इन सब देशों ने किस देश को मान्यता दी है अभी सितंबर में, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक है, जैसे सिंगर जुबिन गर्ग, उनका निधन हो गया तो उसके बारे में जानेंगे, और भी कई सारे टॉपिक हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? क्या नाम है उनका? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये पुणे के हैं और प्रख्यात वैज्ञानिक के तौर पर इनको जाना जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप से पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको इंटरनेशनल वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए अमेरिका, उसके द्वारा जो है ये दिया जाता है, उसके वाटर सेंटर के द्वारा। 2009 से हर 2 साल पर यह प्रदान किया जाता है, और ये पुरस्कार विकासशील देशों में जलापूर्ति, स्वच्छता, इन सब के कामों के लिए ये बेहतरीन ढंग से दिया जाता है। इसमें 25,000 अमेरिकी डॉलर, ट्रॉफी, ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो इस अवार्ड की जो घोषणा है ना, वो 2024 में ही हो गई थी, और लेकिन अभी 15 सितंबर 2025 को उनको एक समारोह में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, ये हैं अभी भी। डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी नीति आयोग में वो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके कार्यकारी समूह के सह अध्यक्ष हो रह चुके थे। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, एडवांस सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, उसके संस्थापक ट्रस्टी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताएं जिन्हें ये अवार्ड सितंबर 2025 में मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये नाम मोहन लाल। ठीक है, और ये कब दिया गया है? तो 23 सितंबर 2025 को यह अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान दिया है, और ये सम्मान उनको 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ उसी के दौरान ये दिया गया। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना, वो क्या है? भारत का सर्वोच्च सिनेमा का अवार्ड है। ओके, 40 वर्ष से अधिक का इनका करियर है। 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं इन्होंने, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हुए हैं, और कई केरल राज्य पुरस्कार भी इन्होंने जीता हुआ है। मलयालम फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी फिल्मों में भी बहुत शानदार इन्होंने एक्टिंग की है, काम किया है। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर भी हैं, उस रूप में भी इन्होंने काम किया। ठीक है, और इनको 2001 में पद्मश्री मिला था, 2019 में पद्म भूषण मिला था, और 2009 में इनको जो है टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इनको सम्मानित भी किया गया था। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। ये आपको मैंने बताया पहले कि भारत का जो सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित ये अवार्ड माना जाता है, और इस अवार्ड का जो नाम है ना, वो धुंडीराज गोविंद फाल्के उनके नाम पर रखा गया था। उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्हीं की पहली फिल्म थी, और भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, तो उसको उन्होंने डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर थे उनको, तो इसलिए उनके नाम पर ये जो है ना अवार्ड है। और ये अवार्ड जीतने वाले को एक गोल्ड कमल मेडल मिलता है, एक शॉल मिलता है, 10 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिए जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, और अब तक जो है ना जितने को मिल चुका है पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। ठीक है, 2023 के लिए मोहनलाल को मिला है, 2025 में, इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2022 के लिए, वर्ष 2024 में, उससे पहले वहीदा रहमान को मिला था वर्ष 2021 के लिए, 2023 में, उससे पहले आशा पारेख, उससे पहले रजनीकांत 2018 के लिए, फिर अमिताभ बच्चन, उससे पहले विनोद खन्ना। तो ये तमाम नाम है, और पहला जो ये अवार्ड मिला था वो देविका रानी को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि नवरात्र के अवसर पर स्पेशल ऑफर चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर, तो जाकर वहां पर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। बम्पर छूट चल रही है।
और ये देख लीजिए अलग अलग बैचेज में ये प्राइसेस थे और अब ये हो गए हैं। तो बेसिक मेंबरशिप मात्र 99 रुपीज़ में है अभी, एक दो दिन ही है। ISPCS 150 रुपये में मात्र है। 72वीं BPS का जो नया बैच है बैच 2 अभी मात्र 3000 रुपये का है। ठीक है, प्राइस बढ़ जाएंगे। मेंस जो मेंस आंसर राइटिंग बैच है मात्र 199 में है। इस तरह से अलग अलग स्पेशल सब्जेक्ट के भी है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के भी बैचेज अलग अलग हैं सब्जेक्ट के। कुछ लाइव है, कुछ VOD है, तो ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं आप। और बेसिक मेंबरशिप और ISPCS मेंबरशिप है करंट अफेयर्स का, जिसके जरिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है। बेसिक मेंबरशिप जो है SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। और ISPCS जो है UPSC, BPSC, UPPCS, इन सब के लेवल का है। और इसमें आपको मिलता है PDF, वीडियो और टेस्ट मिल जाता है, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। तो इससे करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है। 71st BPSC के मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी है, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। 72वीं BPSC का बैच 2 अब बस शुरू ही होने वाला है। 28 सितंबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप देख लेना आप। ओके, पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच है पूरा का पूरा। इंडियन ज्योग्राफी का ये VOD यानी रिकॉर्डेड बैच है। ओके, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बैच चल रहा है। तो कई सारे बैचेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? मतलब उस कैटेगरी में अब वहाँ पर नॉमिनेशन हो, मतलब नॉमिनेशन कर दिया गया है। अब वहाँ पर क्या होगा कि अब चुनाव होगा कि इनमें से कौन बेहतर है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा होम बाउंड। क्या है आंसर? होम बाउंड। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत ने ये ऑफिशियल एंट्री दी है। इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो किसने किया? नीरज घायवान ने किया है, नीरज घायवान ने। और इसमें कई सारे एक्टर हैं, ईशान खट्टर हैं, इसके अलावा विशाल जेठला हैं, जानवी कपूर हैं, और इस फिल्म के निर्माता हैं धर्मा प्रोडक्शन। ओके, और 26 सितंबर को ये सिनेमाघरों में लॉन्च हो रही है। अच्छा, किसने चुना है इसको ऑफिशियल एंट्री के तौर पर? तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI, उसी ने इसे चुना है। ओके, और ये जो कहानी है इस फिल्म में ना, कोविड महामारी के दौरान जो प्रवासी श्रमिक थे उनका जो विस्थापन हुआ था, माइग्रेशन हुआ था, तो उसके बारे में ये दो दोस्तों की कहानी है। जो कांस्टेबल बनना चाहता है, उसके बाद क्या होती है स्थिति कोविड-19 में, उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब सवाल होगा यहाँ पर कि ऑफिशियल एंट्री का मतलब क्या हुआ? ये ऑफिशियल एंट्री, देखिए हर देश से ऑस्कर के लिए एक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भेजा जा सकता है, ये नियम है। तो भारत से हर साल भेजी जाती है एक फिल्म, जैसे कि अभी होम बाउंड को भेजा गया है। ओके, और फिर वहाँ पर ये कंपटीशन होगा, जिसे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा और वो फिर अवार्ड जीतेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरकारी गोदामों में चावल के भंडार का रिकॉर्ड स्टॉक पहुंच गया है। तो 1 सितंबर 2025 को ये कितना था? 48.2 मिलियन टन, यानी 4 करोड़ 82 लाख टन की बात करेंगे। ओके, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है उसने ये खबर दी है। तो सरकारी गोदाम जो है ना, जैसे FCI का गोदाम है, और सरकार ने बहुत सारे गोदाम जो है ना किराए पर भी लिए हुए हैं। तो उन गोदामों में चावल, उनमें शामिल है अनमिल्ड पैडी भी है, यानी बिना कूटा हुआ धान भी है। तो सबको मिलाकर ये 1 सितंबर को ये पहुंच गया 48.2 मिलियन टन। ये आंकड़ा पिछले साल से 14% अधिक है। और सरकारी लक्ष्य जो था ना, वो कितना था? वो कम था, इससे काफ़ी कम था, 13.5 मिलियन टन। लेकिन ज़्यादा ये स्टोरेज हुआ है पिछले वर्ष जो है ना, रिकॉर्ड फसल हुई है इसकी वजह से। ठीक है, कुछ डेटा यहाँ दे दिया। गेहूं का भंडारण भी बहुत हाई लेवल पर है। गेहूं भंडारण 1 सितंबर 2025 को 33.3 मिलियन टन पहुंच गया है, जो अब पिछले 4 साल का सबसे हाईएस्ट स्थिति है। ठीक है, तो ये अब लक्ष्य भी जो था खरीद का वो बेहतर
खरीदा गया था किसानों से एमएसपी के दौरान। ओके, एमएसपी के ज़रिए। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब भारत जो है वो आपको बताऊं कि निर्यात में दुनिया में 40% हिस्सा रखता है, वैश्विक निर्यात में चावल के। इतना बेहतर स्थिति में है भारत, ठीक है। और मार्च 2025 में चावल पर निर्यात का जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, इससे निर्यात जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मतलब कि चावल का और निर्यात बढ़ेगा, जबकि गेहूं का बम्पर स्टॉक अभी है। एक समस्या भी आ सकती है कि नया सीजन का जो धान है वो अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगा, और अभी पहले से जो चावल के गोडाउन हैं वो सब भरे हुए हैं, जिससे में भंडारण की स्टोरेज की समस्या हो सकती है। अब ये देखना होगा, सरकार इस चीज़ को तय करेगी कि जो चावल है उसको बाहर निकाला जाए, उसको विदेश बेचा जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव भी है इसका, जैसे रिकॉर्ड चावल भंडार है तो इसका मतलब हम बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में हम ये अपने आप को देखेंगे। गेहूं का भंडार भी है तो वो भी बेहतर स्थिति में देखेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तीरंदाजी संघ ने पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग शुरू की तो कहाँ पर आयोजित की गई? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है 19 सितंबर को पहली बार ये आयोजन हुआ है इस लीग का। अक्टूबर में जो है ना वो इसको आयोजित किया जाना है, ठीक है। अक्टूबर में होगा, आयोजित किया जाएगा होगा यहाँ पर। ओके, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पर यह आयोजन किया जाना है। उद्देश्य ये है कि इस लीग के ज़रिए तीरंदाजी की जो प्रतिभा है ना वो निखारा जाए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किसे चुना गया है? इनमें से कौन है? तो भारत को चुन लिया गया है इसका मेंबर। सिंगापुर में यह आयोजन हुआ था, मीटिंग हुई थी 18-19 सितंबर को। 49 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें फिर चुने गए, तो भारत को भी इसमें चुन लिया गया है। भारत के लिए अहम क्यों है? क्योंकि भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े हुए कामों को और मजबूती से हिस्सा ले सकेगा। ओके, और इंटरपोल के लिए जो भारत में एजेंसी कौन है कमिटेड? तो वो है सीबीआई। ओके, सीबीआई, ठीक है। तो सीबीआई जो है ना वो सीबीआई के ही जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करने भी गई थी, वहाँ पर भागीदारी करने गई थी। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। इंटरपोल का क्या काम है? इंटरपोल जो है ना वो दुनिया भर में जो अपराध हैं, तो एक से दूसरे देश का जो अपराध है उसमें मदद ली जा सकती है इंटरपोल के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है और इसके जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो 196 कंट्रीज़ जो हैं मेंबर हैं, और ये आपराधिक मामलों में सब लोग मिलकर ये काम करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है, लियोन में है। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो है ना वो किस माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है? ठीक है, और दिवस भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना वो सितंबर के ये सितंबर में मनाया जाता है, सितंबर के आखिरी सप्ताह में, और अंतिम रविवार जो होता है ना वो अंतिम सप्ताह के अंतिम रविवार तक वो जो होता है वो बधिर दिवस होता है। ओके, तो ये डेफ की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? 7.8% रही है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, किसने ये जारी किया है ये डेटा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने जारी किया है। प्रोविजनल ये आंकड़े हैं और इसके आंकड़े अगर देखेंगे तो ये अभी 25-26 में 7.8% है। पिछली 5 तिमाहियों में 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। क्वार्टर मतलब क्या हुआ? तिमाही। ठीक है, तो ये पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून, ये 2025 की बात कर रहे हैं, इस दौरान जीडीपी में। और जीडीपी में जो ये उछाल देखने को मिला है उम्मीद से ज़्यादा है, ये देख भी रहे हैं आप खबर में, उम्मीद से ज़्यादा ये बताया जा रहा है। तो क्यों? कई वजह थी। एक तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर में बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है, और मुद्रास्फीति को भी इसका एक वजह माना जा रहा है, यानी महंगाई जो थोड़ी बढ़ी है उसको भी एक वजह इसमें माना जा रहा है। ठीक है,
आरबीआई को खुद ही 6.5% के ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन वो ज़्यादा हुआ है, 7.8% रहा है ग्रोथ रेट। तो पहली तिमाही में वास्तविक जो जीडीपी है वो कितनी रही है, अगर हम रुपए में कहेंगे तो 47.89 लाख करोड़ रुपए, जो भारत की जो एक तिमाही की जीडीपी जो रिकॉर्ड हुई है वो है। और वर्तमान में भारत जो है ना वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया का, और 2027 में उम्मीद है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी तक वो पहुंच सकेंगे। अब जीडीपी होता क्या है, ये जो जीडीपी डेवलपमेंट रेट है, ग्रोथ रेट है, वो क्या होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर है। जीडीपी जो है किसी एक तिमाही या एक साल में जो पैदा होने वाले सामान है, सेवा है, उन सब को वैल्यू को एक तरह से कहते हैं। ठीक है, आगे इसकी गणना भी होती है, कैसे कैलकुलेशन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, आप ये देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है जीडीपी का, C+I+G+X-M, यानी C मतलब कंज्यूमर एक्सपेंसेस, I मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट और G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन सबको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया जाता है, फिर उसको जोड़ा जाता है और इस तरह से जो है ना वो निकलता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी दो तरह की होती है जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी और एक होते हैं नॉमिनल। रियल जीडीपी जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को एक बेस ईयर के तौर पर माना जाता है। बेस ईयर क्या है, अभी इस वक्त 2011-12 का बेस ईयर है, उसी के आधार पर अभी देखा जाता है कि क्या ग्रोथ रेट चल रही है। जबकि एक नॉमिनल जीडीपी होता है जो उसका करंट प्राइस पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट जो डेटा है वो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर गायक जुबिन गर्ग, उनका निधन हो गया 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान। तो वह किस राज्य से थे मूलतः, तो आंसर का असम। बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे, ओके, बहुत ही पॉपुलर। या अली एक सॉन्ग था उससे फेमस हुए थे और उसके बाद तो बहुत सारे गाने इन्होंने गाए। अभी 52nd उनका बर्थ ईयर चल रहा था, यानी 52 साल के थे वो, सिंगापुर में निधन हो गया स्कूबा डाइविंग करते समय। स्कूबा डाइविंग जो है ना इस तरह से होती है, समुद्र के नीचे आप अपरेटस वगैरह लगा के ऑक्सीजन का और फिर उसमें तैराकी करते हैं। एक पंख भी पैरों में लगा दिया जाता है इस तरीके से ताकि आप तैर सकें। तो उसी के दौरान उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर उनको बाहर निकाला गया, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन फिर उनका निधन हो गया था। असम के तिनसुकिया एक जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था 1972 में, ओके। और बहुत सारी फिल्में में गाना गाए हैं उन्होंने, बहुत सारे भाषाओं में गाना गाए, असमिया, हिंदी में बहुत गाने गाए, अंग्रेजी में, बांग्ला में, मणिपुरी में, बोडो, इंग्लिश, कन्नड़, कार्बी, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है अभी। फिर स्कूबा डाइविंग, और ये स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे होने वाला एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और मैंने बताया इस तरीके से जाते हैं और ख़तरनाक भी होता है, जिस तरह से अभी ख़तरनाक रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर पानी के अंदर, चूँकि समुद्र में नीचे होते हैं थोड़ी गहराई में, तो दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, तो उन सब ने सितंबर में, अभी सितंबर 2025 में किस देश को मान्यता दे दी है? आंसर को फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है कि देश के तौर पर। इजराइल ने जो तबाही की है ना गजा में, उसके बाद से वहाँ जो नरसंहार की स्थिति है गजा में, उसके बाद से तमाम देश अब फिलिस्तीन के लिए बुलंद हो रहे हैं, और जो इजराइल है वो अपना समर्थन खोता जा रहा है। एक बार मैप के ज़रिए इस चीज़ को देखते हैं। ये अपना प्यारा भारत है, और चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, यानी मिडिल ईस्ट की ओर, ओके। वेस्ट एशिया में यह इजराइल है, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना वो है फ़िलिस्तीन। ठीक है, फ़िलिस्तीन दो टुकड़े में बटा हुआ है, एक है गजा और एक है वेस्ट बैंक, लेकिन फिर भी वेस्ट बैंक पे तो पूरा ही एक तरह से इजराइल की ही सेना रहती है वहाँ, उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और गजा में तो अभी बर्बादी सी स्थिति कर दी है।
तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन सब ने अभी फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इसके जवाब में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि फ़िलिस्तीन देश की स्थापना नहीं हो सकती, ठीक है। और जबकि अमेरिका ने इसका बहुत विरोध किया है, कहा कि मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। ओके, अब गजा में जो स्थिति खराब है, तो गजा में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव आया और 14 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, लेकिन एक अमेरिका ने वीटो कर दिया, तो प्रस्ताव फिर गिर गया। ये था वहाँ पर कि ये जो कत्लेआम चल रहा है ना, उसको रोका जाए इजराइल को, लेकिन नहीं रोक पाया। अब क्या है मामला फ़िलिस्तीन का, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। फ़िलिस्तीन ने 1988 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत सहित बहुत सारे देशों ने मान्यता दिया हुआ है, लेकिन फ़िलिस्तीन एक अस्पष्ट क्षेत्र है, और अस्पष्ट क्षेत्र है ये, और संयुक्त राष्ट्र में भी इसको एक देश के तौर पर नहीं देखा जाता है, एक ऑब्जर्वर के तौर पर है, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी हालात बहुत ख़राब हैं, और इन हालातों की वजह से अब दुनिया के देश जो है ना, वो फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में आने लगे हैं, ठीक है। इजराइल अब समर्थन के मुद्दे पर कमज़ोर पड़ने लगा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए।